रुहेलखंड। रुहेलखंड प्रदेश की मुख्य राजधानी का शहर बरेली है। इस राज्य में रोहिला जाति के पठानों का राज था और उसे जब से अंग्रेजों ने छीना तभी से इस अपमान का बदला लेने के लिए घात लगाए बैठे शूर, बलिष्ठ और क्रूर मुसलमानों की एक बड़ी बस्ती वहां थी। सन 1857 के आसपास अंग्रेजों के शिकंजे से छूटने के लिए विद्रोह की चर्चा जिन किन्हीं प्रदेशों में रंग ला रही थी उसमें रुहेलखंड की और उसकी राजधानी की भी गिनती करनी होगी। बरेली में इस समय 9वीं इर्रेगुलर घुड़सवार नेटिव पैदल की 18 और रेजिमेंट तथा नेटिव तोपखाने की एक बैटरी इतनी नेटिव सेना थी। इस ब्रिगेड का ब्रिगेडियर सिवॉल्ड था। अप्रैल में कुछ सिपाहियों ने कारतूसों के संबंध में आशंका व्यक्त की थी, परंतु उधर बयान ना देते हुए सरकार ने सिपाहियों ने कारतूसों का एक एक में करके उनसे कारतूस चलवाए। आगे भी एक दो बार गड़बड़ होने से सिपाहियों में क्षोभ बढ़ ही रहा था, फिर भी सरकार को उनके चेहरे पर संतोष ही दिखता रहा। इसी समय 14 मई को मेरठ विद्रोह का समाचार बरेली आ पहुंचा। यह समाचार आते ही अंग्रेजों ने अपने बाल बच्चे नैनीताल भेजकर घुड़सवारों को तैयार रहने का आदेश दिया। यह घुड़सवार पलटन नेटिव ही थी, पर थी सरकार के पूर्ण विश्वास की। इस घुड़सवार रेजिमेंट के साथ बरेली की सभी नेटिव सिपाहियों को परेड पर बुलाकर अंग्रेज अधिकारियों ने दिनांक 14 मई को उन्हें उत्तम आचरण रखने का आदेश किया। नए कारतूस अब काम में नहीं लाए जा रहे हैं। सिपाहियों को जो पसंद है वही पुराने कारतूस काम में लाएं। नए कारतूस यदि दिखाई दिए तो मैं उनको चूर कर दूंगा, ऐसा स्पष्ट कहते हुए एक अधिकारी ने सिपाहियों में व्याप्त कारतूसों का डर दूर करने का प्रयास किया। वास्तव में देखें तो अब सिपाहियों के भय पर व्याख्यान देते समय कारतूसों की बात करना विषांतर ही था। स्वयं कमांडर इन चीफ द्वारा सारे हिंदुस्तान में सिपाहियों को सैनिक आदेश से यह घोषित कर दिया गया था कि आगे से नए कारतूस काम में लाना सरकार ने बंद कर दिया है। मेरठ के विद्रोह के बाद जब सरकार ने स्वयं ही कदम पीछे हटा लिए और जिन कारतूसों के लिए मई माह के पहले इतनी जिद की थी वे ही कारतूस काम में लाना स्वयं ही बंद किया, तो इस आदेश में सरकार की भयग्रस्ता और दुर्बलता के सिवाय सिपाहियों व लोगों को कुछ और नहीं दिखा। कारतूसों के कारण सिपाही भड़के हैं, यह समझने में सरकार से जो गलती हुई उसका पूरा विस्फोट बरेली में होने का अवसर आ गया था। ब्रिगेडियर ने यह कहकर कि नया कारतूस देखते ही मैं उसे चूर कर दूंगा, उनका डर दूर करने का प्रयास किया, परंतु अब इस तरह के आदेश से शांति स्थापित होने के दिन नहीं रहे थे, क्योंकि सिपाहियों को डर कारतूसों का नहीं था। वहां कारतूसों के संबंध में कैसा भी आदेश दिया जाए तो भी उसका क्या उपयोग। अंग्रेजों को आदेश देने का अधिकार रहे या ना रहे, यही जहां चर्चा थी वहां नया आदेश देने से यह चर्चा बंद ना होकर उल्टे अधिक तीव्र होनी थी। अब कारतूसों के प्रकरण में अच्छा या बुरा कैसा भी व्याख्यान देना विषयांतर ही था, क्योंकि दिल्ली में स्थापित स्वकीय सिंहासन की ओर से हिंदुस्तान का स्वातंत्र्य ध्वज थामे रखने के लिए रुहेलखंड के लोगों के लिए आग्रहपूर्ण और एक आवश्यक निमंत्रण आया हुआ है। अब इस निमंत्रण पत्रिका को ठुकराना है क्या? दिल्ली के फौजी बहादुरों की ओर से बरेली के फौजी बहादुरों को प्रेमालिंगन। भाई, दिल्ली में अंग्रेजों से लड़ाई हो रही है। परमेश्वर की कृपा से अपनी एक पराजय भी उनकी 10 पराजय के बराबर हानि कर रही है। अनगिनत स्वदेशी वीर इधर आ रहे हैं। ऐसे समय आप वहां भोजन कर रहे हो तो हाथ धोने यहाँ आना। शाहों का बादशाह और वैभव का आगरा जो अपना दिल्ली का बादशाह है वह आपका बढ़िया मान सम्मान करेगा और आपकी सेवा का उत्तम पुरस्कार भी देगा। आपकी तोपों की गड़गड़ाहट के लिए हमारा कार्य और आपके दर्शन के लिए हमारे नेत्र चातक की तरह बाट जो रहे हैं। आइए, जल्दी आइए, क्योंकि बंधु भव दागमन के वसंत के बिना यहाँ गुलाब कैसे खिलेगा, दूध के सिवाय बच्चा कैसे जिएगा। अब ऐसी निमंत्रण पत्रिका को कैसे ठुकराया जाए?
ऐसे निमंत्रणों के बीच रोहेलखंड के अंतिम स्वतंत्र रोहेली सरदार हाफिज रहमत का वंशज भी बरेली में गुप्त षड्यंत्र के ताने बाने बुन रहा था। इस खान बहादुर खान को अंग्रेजों की ओर से वह हाफिज रहमत खान का वंशज होने के नाते एक और वह अंग्रेज सरकार में जज था, इसीलिए दूसरी ऐसी 2 पेंशन मिलती थी। अंग्रेज अधिकारियों का मुंह लगा रहने में खान बहुत ही कुशल है। उधर यह कहा जाता था, सरकार का भी उस पर वैसा ही विश्वास था और बरेली के सारे गुप्त षड्यंत्रों का प्राण भी यही था। बरेली स्थित सारे नेटिव सिपाही और रुहेलखंड की स्वतंत्रता प्रेमी जनता से इस निमंत्रण पत्र द्वारा जल्दी दिल्ली आने का आग्रह यदि किया जाए तब भी पहले से निश्चित 31 मई के दिन की राह में बरेली के सारे सिपाही अंग्रेजों की लश्करी आदेशों का पालन पूरी तरह करते हुए अपने अपने काम कर रहे थे। इसी बीच मेरठ से चले 100 सिपाही चुपके से लाइन में कुछ दिन रहकर और उधर के उत्क्षोभक समाचारों से क्रांति की हवा अधिक भरकर चले गए। फिर भी सिपाहियों ने ऊपर से शांति बनाई रखी थी। यूरोपियन लोग अपने बाल बच्चे वापस बुला लें, यह निवेदन उसमें सिपाहियों के सूबेदार कर रहे थे। परंतु यह निवेदन माना जाने से पहले ही 29 मई को ऐसी भूमिका बनी कि प्रातः नदी पर नहाते समय उस दिन दोपहर को 2 बजे ही यूरोपियनों को कत्ल करने की शपथ सिपाहियों ने ले ली। तत्काल अंग्रेजों ने अपने भरोसे की घुड़सवार रेजिमेंट तैयार की, वह भी बिना नानुकुर के तैयार हो गई। परंतु वह पूरा दिन बीत गया पर सिपाही उठे नहीं। यह समाचार झूठ निकला। फिर भी एक बात सिद्ध हो गई कि घुड़सवार पूरी तरह अपने अधीन है। यह कहते हुए अंग्रेज रात को लौट गए। फिर दूसरा पक्का समाचार आया कि घुड़सवार रेजिमेंट ने तो पहले ही शपथ ले ली है कि हम अपने देश बंधुओं पर शस्त्र नहीं उठाएंगे और फिरंगियों की ओर से नहीं लड़ेंगे। ऐसे में किस बात पर विश्वास किया जाए, यह अंग्रेजों की समझ में नहीं आ रहा था। इस तरह 29 मई ही नहीं 30 मई भी निकल गई और उस दिन तो सिपाहियों का आचरण इतना राजनिष्ठ हो गया था कि वैसा शायद कभी नहीं था। ऐसे में सैनिक असैनिक सारे अंग्रेज अधिकारियों ने यह निश्चय किया कि संकट टल गया है और अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 31 मई उदित हुई। उस दिन कैप्टन ब्राउन लोग के घर को एकाएक आग लग गई थी, परंतु अंग्रेजों के मन में डर उत्पन्न हो ऐसा कोई विशेष कारण नहीं था। वह दिन रविवार का था। रविवार को होने वाली लश्करी हाजिरी हो गई। नेटिव अधिकारियों की रिपोर्ट आ गई। अंग्रेज अधिकारियों को यह भी लगा कि आज सिपाही लोगों में विशेष संतोष और शांति दिख रही है। चर्च में अंग्रेजों ने प्रार्थना भी की। कहीं अणु मात्र भी गड़बड़ नहीं दिखी। घड़ी ने दोपहर के 11 बजाए। तभी सिपाहियों की लाइन से एक तोप छूटी। तोप छूटते ही बंदूकों की आवाजें और चिल्लपों से आकाश भर गया। बरेली की क्रांति इतनी सूत्रबद्धता से की गई थी कि क्रांति आरंभ होते ही कौन कुछ यूरोपियन का खून करेगा यह पहले ही ठहरा लिया गया था। 11 बजते ही पैदल सेना ने अपनी लाइन के पास के यूरोपियनों पर आक्रमण किया। छोटी छोटी टुकड़ियां अलग अलग बंगलों की ओर तुरंत फुरत चल पड़ी। बाकी बचे सिपाहियों ने इधर उधर भागना चाहने वाले अंग्रेजों की व्यवस्था करने, उनके घर लूटने, उनमें आग लगाने की दौड़ लगाई। उन कर्कश चित्करों को सुनकर डरे सहमे यूरोपियन लोग घुड़सवारों की लाइन की ओर दौड़े। वहां आश्रयार्थ इकट्ठे होने के सारे मुलूकी और लश्करी अधिकारियों की योजना पहले से बनी थी। वहां जाते ही नेटिव घुड़सवार रेजिमेंट को विद्रोहियों पर आक्रमण करने का आदेश दिया गया, पर उस रेजिमेंट का मुख्य नेटिव अधिकारी मोहम्मद शफी विद्रोहियों से मिला था। घुड़सवारों को अपने पीछे दौड़कर आने का आदेश देता वह विद्रोहियों की ओर दौड़ चला। उसने घुड़सवारों को स्वधर्म के लिए बलिदान दो, देखो वह हरा निशान तुम्हें बुला रहा है, ऐसा चिल्लाकर कहा और सारे घुड़सवार दौड़ पड़े। फिर भी जो कोई शेष रहे उन्हें लेकर अंग्रेजों ने एक बार परेड की ओर आने का प्रयास किया, पर विद्रोहियों की मार के आगे एक क्षण भी रुकना असंभव होने के कारण उन्होंने उधर से पीठ फेरी और सब के सब नैनीताल की ओर भागने लगे।
ब्रिगेडियर सिवॉल्ट इस पहले ही हमले से मारा गया। कैप्टन कर्बी, लेफ्टिनेंट फ्रेजर, सार्जेंट वॉल्डन, कर्नल ट्रूप, कैप्टन रॉबर्टसन आदि जो भी अधिकारी विद्रोहियों के हाथ लगे उन्होंने काट डाला। इस कत्लेआम से बचकर लगभग 32 अधिकारी नैनीताल तक सही सलामत पहुंच सके। इस तरह 6 घंटों के अंदर बरेली में अंग्रेजी शासन का अंत हो